अनसब्स्टिट्यूटेड, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के मुकाबले, क्या बोला, अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के मुकाबले अगर साइनाइड लगा दिया है तो उसमें अगर सिर्फ मेटा लोकेशन को ही देखते हैं, और तो मैंने तो देख ही नहीं, मान लीजिए अगर सिर्फ मेटा लोकेशन को भी देखे तो कौन सी मेटा लोकेशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिसमें साइनाइड है या जिसमें साइनाइड नहीं है? साइनाइड नहीं होता तो कोई बात ही नहीं थी। अगर है, प्लस है माइनस है, माइनस आई तो है। हाँ जी, तो साइनाइड वाला कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा वाला हो, अगर साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है तो अनसब्स्टिट्यूटेड के मुकाबले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। हाँ, और अगर अनसब्स्टिट्यूटेड के मुकाबले वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है तो ये बहुत स्पष्ट इंडिकेशन है इस बात का, किस बात का, कि वो, हाँ बिल्कुल, कि वो डीएक्टिवेटेड है। अच्छा, तो ये डीएक्टिवेटेड, जी हाँ, they are deactivated towards electrophilic aromatic substitution। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के प्रति ये हमेशा डीएक्टिवेट हो जाएंगे और किसी कारण से बेटा डायरेक्टिंग बचेंगे। और हो चुके साइनाइड के दर्शन, ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड पे देखिए, बड़े अच्छे से देख लीजिए चीज के, और जब कॉन्जुगेशन में आता है आप देखिए इस तरह से कॉन्जुगेशन में है, इन पे माइनस आ गया और प्लस चार्ज ऑर्थो फिर पैरा पे गया और फिर से देखिए ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे डोल रहा है, प्लस चार्ज मेटा पर नहीं गया है, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मेटा की जान थोड़ी सी बच गई है। और साइनाइड कैसा है? साइनाइड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग नेचर इज डिसाइडेड बाय माइनस एम इफेक्ट ऑफ साइनाइड ग्रुप, जी हाँ, बाय माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग है, हम बोल चुके हैं, काफी चिल्ला चिल्ला के बोल चुके हैं, यस वो डीएक्टिवेटिंग है और है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है साइनाइड लगी हुई बेंजीन पे, हाँ जी, और अगर प्लस चार्ज जनरेट होता है, बिल्कुल, तो अगर वो साइनाइड के ठीक चरणों में चला जाएगा, साइनाइड तो बहुत बुरी तरह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर रहा है और वहीं पे उसकी खोपड़ी में प्लस चला गया तो बहुत डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो दिस इज बैड। अगर प्लस यहां चला गया, दिस इज बैड। प्लस यहां आया है, ठीक है, उसके बाद यहां आएगा, उसके बाद यहां आ जाएगा, आप देखें इस लोकेशन पर नहीं आएगा, गनीमत है, हाँ जी, तो ये नॉट सो बैड, इसीलिए मेटा उतनी बुरी नहीं है। और साइनाइड या इन जनरल कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कैसा है? तो मेटा डायरेक्टिंग है, मेक सेंस, एब्सोल्युटली। डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या है? अरे भाई जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है सबसे तगड़ा है, NO2 इन सब लिस्ट में, साइनाइड है, सल्फोनिक एसिड है, एल्डिहाइड थोड़ा सा डाउन, ठीक है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, और हैलोजन उतने डीएक्टिवेटिंग नहीं है, क्यों? वो माइनस, ये सब तो क्या है, इनको को देखेंगे तो ये माइनस आई के साथ साथ माइनस एम भी है, ये माइनस आई है और लल्लू ही सही और प्लस एम भी है। नेट असर हेलोजन का क्या होता है? माइनस आई ज्यादा है, प्लस एम कम है, तो वो डीएक्टिवेट ही करता है। डीएक्टिवेट करता है कौन? हेलोजन। और ये मत भूलिएगा कि हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये सब के सब मेटा डायरेक्टिंग है। अच्छा, ऐसी बात है, जी हाँ, ये ऐसी बात है, और यहाँ तो मेटा डायरेक्टिंग लिखा है, इमोशनल बातें हैं, ये सब मेटा डायरेक्टिंग है सिवाय हेलोजन के। हेलोजन्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, देखा था हमने पहले, राइट, ठीक है। एक और बात आती है, ऑर्थो पैरा रेशियो, ये क्या बोला है? एक्चुअली हमने कहा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और फिर लोग कहते हैं अच्छा ऑर्थो ज्यादा होगा जी कि पैरा ज्यादा होगा? आई मीन दोनों तरफ डायरेक्टिंग है ना, हाँ। तो अब आप एक बात ये देखिए कि अगर दोनों तरफ डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पे पैरा में भी, ऑर्थो लोकेशंस दो हैं, अच्छा, और पैरा एक ही है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक जितनी है पैरा पर उसकी एग्जैक्टली डबल होगी ऑर्थो पर, हाँ जी, क्योंकि दो हैं, तो कायदे में ऑर्थो प्रोडक्ट को ही मेजर होना चाहिए, हाँ। क्या 1/3 पैरा और 2/3 ऑर्थो होता है हमेशा? ना, ऐसा क्यों से? थोड़ा ड्रामा भी है, आप देखिए जैसे ये है, मान लीजिए मेरे पास था OCH3, अब OCH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, हाँ जी, तो अब यहां पे डबल, क्योंकि दो दो ऑर्थो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक डबल है, पैरा एक ही है, तो 1/3 और 2/3 ऐसा होना शायद चाहिए था, पर
ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से है। अगर आप देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे सेम है, हाँ जी, पर इंडक्टिव ऑर्थो पे माइनस आई ज्यादा है, पैरा पर माइनस आई कम हो जाता है। अच्छा, बात तो सही है। एक और चीज है, स्टिरिक इफेक्ट्स। स्टिरिक इफेक्ट्स क्या है? बल्की ग्रुप अगर कोई लगा हुआ है, जैसे OCH3 इज नॉट वेरी बल्की बट नॉट वेरी हल्की ऑल्सो, मतलब ठीक ठीक बीच का है ना। लेकिन अगर कोई विशाल ग्रुप लगा दिया आपने, कौन सा, जैसे जैसे मान लीजिए आपने डायरेक्टली यहाँ पर सल्फोनिक एसिड लगा दिया, अच्छा, तो या और कुछ और इससे भी बड़ा ग्रुप लगाना हो, आपने CO या N कुछ ऐसे लगा दिया, NCOCH3 CO, कुछ भी ऐसी गंदी चीज लगा दी। अभी क्या, भी एक बड़ी छतरी की तरह घूमता रहेगा, धाड़ धाड़ धाड़, जो भी ग्रुप वाले उनको मारता रहेगा। तो आप देखेंगे ऑर्थो पोजिशन इसने ब्लॉक कर दी हैं। तो अगर ऑर्थो पोजिशंस उसने ब्लॉक कर दिए, क्योंकि जो भी ग्रुप आएगा इससे टकराएगा, मारपीट होगी, मजा नहीं आएगा, तो ले दे के बच जाएगी पैरा पोजिशन। तो अगर जो पहले से ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वो बल्कि है, क्या क्या क्या, अगर जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है वो बहुत बड़ा है, बल्कि है, जैसे सल्फोनिक एसिड या इस तरह का अमीन या अमाइड कुछ ऐसा है, तो वो औरतों से धक्का मारकर चीजों को हटा देगा और पैरा की ओर ज्यादा भेजेगा। वहां पर ऑर्थो पैरा रेशियो वुड बी लेस देन 1, या पैरा कैन बी इवन मोर एज कंपेयर टू ऑर्थ। हाँ जी, लेकिन अगर अच्छा इसी में अगर इलेक्ट्रोफाइल छोटा सा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस का असर कम पड़ेगा, अगर बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है तो उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस का असर ज्यादा पड़ेगा। तो ये सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, हम एकदम फिक्स्ड एक चीज बगैर किसी और डेटा के ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें हमेशा ऐसे ही होगा। लेकिन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए हैलोजेंस हैं, अब हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप देखिए साइज बढ़ता जा रहा है, हाँ जी, तो साइज ज्यादा डोमिनेट करेगा। ये एक और चीज है जिसको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, हाँ जी। अब हैलोजेंस के केस में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है और साइज उतना डोमिनेट नहीं करता। कैसे बता आपको, कोई लॉजिक नहीं बता रहा, मैं तो सूचना दे रहा हूं कि ऐसा है। अच्छा, तो आप देखेंगे ऑर्थो पैरा का रेशियो देखेंगे, हैं सारे हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पर अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे F, तो ऑर्थो को ज्यादा कंगाल कर देगा, ऑर्थो पर उतना नहीं आएंगे लोग, पैरा पर ज्यादा आएंगे। तो O/P रेशियो कम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन के लिए, थोड़ा सा ज्यादा होगा क्लोरो, उससे ज्यादा होगा ब्रोमो, और ज्यादा होगा आयोडोबेंजीन के लिए। एक छोटा सा शब्द हमने याद कर लिया है, साइज इज नॉट डोमिनेंट बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन केस ऑफ हैलोजेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टिंग नेचर इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कितना भी हो, लेकिन मिथाइल को कोई बहुत विशाल नहीं मानता, क्यों, होता भी नहीं है, दूसरे ग्रुप्स के मुकाबले अल्काइल सबसे छोटा ही है, हाँ जी। तो अगर आपके पास क्लोरोनियम या NO2+ आ गए जो कि बहुत विशाल नहीं है, ऐसे केसेस में ऑर्थो इज मोर देन पैरा, क्योंकि ऑर्थो वैसे भी बाय शेयर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए था। अगर बड़े बड़े ग्रुप्स थे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा थी, तब पैरा ज्यादा होता। ये इतने बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं हैं, तो इनमें क्या होगा, ऑर्थो विल बी मोर देन पैरा। इन जनरल ऑर्थो इज यूजुअली मोर देन पैरा, एक्सेप्ट व्हेन द बोथ द ग्रुप्स आर वेरी ह्यूज, बल्की एंड दे रिपेल ईच अदर, और तब ऑर्थो के बजाय पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट करने लग जाता है। राइट, राइट, अच्छी बात है। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी तो क्या होगा, वो भी देख लीजिए क्या होगा, मजेदार है ये। अगर दोनों ग्रुप्स एक्टिवेटिंग हैं, क्या क्या, अगर दोनों ग्रुप्स एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, तो जो ज्यादा तगड़ा एक्टिवेटर है वो जिस दिशा में पॉइंट करेगा वहां जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास लगा है OCH3 और CH3। अच्छा, OCH3 कैसा है, OCH3 है एक शक्तिशाली +M ग्रुप, ओ माय गॉड। और मिथाइल कैसा है, मिथाइल है एक +H ग्रुप, +I ग्रुप। आई मीन इट्स नाइस बट इट्स नॉट ग्रेट लाइक मिथाइल। OCH3 तो बहुत शक्तिशाली +M है, हाँ जी। तो स्ट्रॉन्गर कौन है, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर है OCH3। अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो ये कहता था कि मेरे ऑर्थो और पैरा पे जाओ। एक ऑर्थो पे तो मिथाइल बैठा हुआ है, तो कहीं जाने की कोई जगह ही नहीं है। मिथाइल कहता था कि मेरे ऑर्थो और मेरे पैरा पे जाओ। तो किसकी सुनेंगे, मिथाइल की या OCH3 की, जिसमें ज्यादा दम है। किसमें ज्यादा दम है,
OCS3 में, तो ऑफ कोर्स OCS3 की स्विचिंग है। अच्छा, तो मिटा दें? जी हाँ, यहाँ ज्यादा नहीं होगा, मेन यहाँ होंगे। ओके, लेकिन इसमें एक बात और, एक नया पॉइंट बताता हूँ। क्या? अगर किसी बेंजीन रिंग में 1 2 3 लाइन से 3 ग्रुप्स पे सब्स्टिट्यूशन है, तो उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस काफी बढ़ जाती है। ऐसा क्या? हाँ, तो अगर यहां पर हम कोई ग्रुप लगाते हैं, तो ये 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगी। ये बहुत फेवरेबल नहीं होती। अच्छा, तो डायरेक्टिंग नेचर के हिसाब से यहां आना चाहिए प्रोडक्ट, या यहां पे दोनों आना चाहिए, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी उसमें जोड़ लो, तो आप साफ साफ कह सकते हो कि यहां पर अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इस केस में वो बड़ा फेवर्ड प्रोडक्ट होगा या मेजर प्रोडक्ट होगा। अच्छा, ये तो शानदार है। जी हाँ, ये बिल्कुल शानदार है। ऐसे होता है। और अगर ऑर्थो की बजाय पैरा पे लगे हुए, मेटा पे लगे हुए, तो आइए देखते हैं क्या होगा। बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे ये SA बना हुआ है, मे नॉट लुक वेरी गुड। एक बार मैं इसको OCS3 कर देता हूँ, OCS3, और उसको कर देता हूँ CH3। फील अच्छी आती है इससे, चीज तो वही है। तो OCS3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ज्यादा दमदार है तो मिथाइल को हम देखेंगे ही नहीं। पर इसे मिथाइल कहाँ डाइवर्ट करता? मिथाइल के हिसाब से भी मिथाइल का भी ऑर्थो और पैरा। अरे वाह, ये तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या करें? आ जाइए मैदान में। तीनों लोकेशन पर ही हो सकता है, तीनों पर ही हो सकता है, लेकिन इनमें अब आप दूसरे फैक्टर्स लगाइए। सबसे बुरी लोकेशन कौन सी है? ये वाली। क्यों? अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो 1 2 3 लाइन से तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन होगा, और लाइन से 3 जगह सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में फेवर नहीं होता बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसको हटा दीजिए। तो बच जाते हैं ये और ये। हाँ बिल्कुल, प्लस H और प्लस M दोनों में एक जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल है। क्यों? इसका माइनस I भी है, इससे दूर रहो तो अच्छा है, और इसका प्लस I है, इसके करीब रहो तो अच्छा है। और स्टेरिक हिंड्रेंस भी सिर्फ मिथाइल की कम होगी, और OCS3 बड़ा ग्रुप है उसकी ज्यादा होगी। हर तरह से दिल अजीज है ये, और आप देखेंगे यहां पर ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, सेकंड मोस्ट यहां बनेगा, और बाकी जहां जाना हो चाहे इससे सीखना है। ऐसे देखते हैं। अरे वाह, ये है तो अच्छा, ये शानदार है। क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे इजी पैरा है। क्यों? दिख जाता है साफ साफ। पैरा पोजीशंस तो ब्लॉक्ड है, ऑर्थो ये हैं। जो स्ट्रॉन्गर है उसके ऑर्थो लोकेशंस पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। दैट्स इट। बात तो समझ में आ रही है हमें, आ रही है ना? अच्छा, तो एक चीज और, जो हमने कहा था लाइन से 1 2 3 में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, उसी का दूसरा रूप है, देयर इज ऑफन लिटिल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू ग्रुप्स दैट आर मेटा टू ईच अदर। पहले से अगर दो ग्रुप्स हैं और वो मेटा हैं, उनके बीच में तीसरा ग्रुप नहीं आता। सच तो ये है, ऐसे ही ये भी होता है कि अगर पहले से दो ग्रुप लगे हैं, तो उनके जस्ट बाद यानी कि यहां या यहां पर भी कोई ग्रुप नहीं आता। मुद्दे की बात वही है, लाइन से 3 ग्रुप नहीं आते, उसी को उलझाने वाली भाषा में लिखा हुआ है। पर ये सब सेंटेंसेस आपको इधर उधर देखने को मिल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे ही सुन लें, ताकि आपको न लगे कि हाय कहीं और अमृत है और यहां ना मिला। ठीक, देख लीजिए। एक एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए आप इसको 3 क्लोरो 1 ब्रोमो बेंजीन का नाइट्रेशन कराइए। पता है क्या होता है? हाँ बताओ क्या होता है? 37%, 62%, 1%। बीचों बीच 1% है, बिल्कुल बीचों बीच 1% नाइट्रेशन है, बहुत ही कम है, नेग्लेजिबल है। क्यों? लाइन से 3 सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं होते। ठीक है, यहां पर Cl से दूर रहो और Br के करीब रहो, दिल को खुशी होगी। क्यों? क्योंकि माइनस I इफेक्ट Cl का ज्यादा है, उससे दूर अच्छा लगता है। अच्छी बात है, ये तो ठीक है। अगर दोनों, अब हमने केस 1 कौन सा था? हमने कहा था दोनों ग्रुप्स एक्टिवेटिंग हैं। ठीक है, अगर दोनों ग्रुप्स डीएक्टिवेटिंग हैं तब क्या होगा? तब भी बड़ा मजेदार है। इफ बोथ द ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग, देन जो ज्यादा दमदार है उसके हिसाब से आएगा इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा? जी हाँ, जैसे एग्जांपल दो और देखते हैं। मान लो एक साइनाइड है, जहरीला। जी हाँ, और मान लो एक अमाइड है। अच्छा, CONH2, बिल्कुल।
दमदार कौन है? साइनाइड। बहुत दमदार है, अमाइड में दम नहीं। मान लिया, चलो ठीक है। साइनाइड कह रहा है कि मेटाओ हमसे, ये साइनाइड का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये CONH2 कह रहा है हमारे मेटाओ, यानी कि ये CONH2 का डायरेक्शन है। इसमें से लाइन से 3 लोकेशन, यानी कि ये और ये तो आउट हो गई, बिल्कुल। क्या बचा? ये दोनों। किसकी सुनेंगे हम? साइनाइड की या अमाइड की? साइनाइड की सुनिए। जो ज्यादा शक्तिशाली है, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा यहां पर। देखिए यहां पर भी ये बना रखा है, इसको इंडिकेट कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के हिसाब से होगा, लेकिन लाइन से 3 आने के डर से ये नहीं होगा। ये आएगा आंसर। अच्छी बात है। मेटा हुए तो तब तो एक ही जगह पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। और पैरा हुए तो स्ट्रॉन्गर के मेटा, बस यहाँ आना है। आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देयर वी आर। ओ, दोनों एक्टिवेटिंग बोला आपने, दोनों डीएक्टिवेटिंग बोला आपने, कुछ और नहीं है क्या? हाँ है। कौन सा? अगर एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग हो तब क्या होगा? वेल, इसमें कई सारे केस हो सकते हैं। एक्टिवेटिंग बहुत दमदार है और डीएक्टिवेटिंग लल्लू, डीएक्टिवेटिंग बहुत दमदार है और एक्टिवेटिंग लल्लू, तो क्या होगा? अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, शायद नहीं। मतलब अगर एक ग्रुप एक्टिवेटिंग है और दूसरा ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, तो डीएक्टिवेटिंग, बहुत ध्यान से सुना, बड़ी शानदार बात है, तो डीएक्टिवेटिंग कितना भी दमदार क्यों ना हो, व्हाट डीएक्टिवेटिंग कितना भी दमदार क्यों ना हो, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है भले ही कितना लल्लू क्यों ना हो, उसके हिसाब से ही आने वाला ग्रुप जाता है और दमदार डीएक्टिवेटिंग की ओर ध्यान नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। ऐसा होता है। एक छोटा सा दिया भी कितने बड़े अंधेरे को दूर कर देता है। ऐसे ही जरा सा भी एक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाए, लल्लू सा भी आ जाए, तो नया आने वाला ग्रुप उसी को देख के जी लेता है। गंदे से गंदा, शक्तिशाली से शक्तिशाली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप परास्त हो जाता है, पिट जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। अजीब बात है, सच है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी, आप सुनिए। ये भगवान बुद्ध की कहानी है। आपने सुनी होगी शायद, बचपन में कभी किसी कहानी में पढ़ा होगा। एक बार वो थे और उनका एक कजन था जिसका नाम था देवदत्त। ये लोग खेल रहे थे, तो छोटे थे। और बुद्ध जो थे वो अपने बगीचे में थे, खेल रहे थे, और एकदम से आकाश से एक हंस गिरा नीचे। उसको तीर चुभा हुआ था, खून बह रहा था। तो उन्होंने वो तीर निकाल दिया, थोड़ा सा उसकी मरहम पट्टी करी, उसको ठीक करने की कोशिश करी। और तभी उनका कजन आ गया वहां पे, देवदत्त। उसने कहा ये हंस तो मेरा है, क्यों? क्योंकि मेरा शिकार है। शिकार का एक नियम होता है कि जिसके तीर से शिकार मर जाए, शिकार उसका। उसने कहा ये तो मेरा है। बुद्ध ने कहा नहीं, मैंने तो उसको बचाया। उस समय उनका नाम सिद्धार्थ था, तो उन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, मैंने उसको बचाया, तो मेरा हंस है। राजा के दरबार में गए, तो राजा ने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा है, तो जो हंस है ये तो सिद्धार्थ को ही मिलेगा, देवदत्त को नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर वो उतने शक्तिशाली दिख नहीं रहे हैं, तब भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल उन्हीं के हिसाब से जाएगा। कितने भी दमदार और राक्षसी -I या -M ग्रुप्स क्यों ना हो, उनके हिसाब से नहीं जाएगा। दिस इज द बेसिक आइडिया। अगर आपके पास एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दोनों लगे हैं। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ। जैसे जैसे बड़ा सुंदर एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके पास है NH2 ग्रुप, हाँ जी, और आपके पास है COH ग्रुप, बिल्कुल। या चलो NH2 तो बहुत शक्तिशाली, कोई लल्लू ग्रुप ले लो, जैसे मिथाइल। मिथाइल कह रहा है ऑर्थो पैरा, और ये कह रहा है मेटा। तो मजे की बात है, यहाँ तो दोनों सेम दिशा में पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो या तो यहाँ या यहाँ ऐसे आना चाहिए। और इसी तरह से अगर इसमें ये बहुत अच्छा नहीं है, क्यों? लाइन से 1 2 3 हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर एक मिथाइल है और एक एल्डिहाइड, अब क्या होगा? अब आप देखें, मिथाइल कह रहा है ऑर्थो पैरा, एल्डिहाइड कह रहा है एल्डिहाइड का मेटा। एल्डिहाइड का मेटा कौन सा होगा? ये वाला। एल्डिहाइड को देखेंगे, लल्लू मिथाइल को देख के जी लेंगे, ऐसे। तो ये ऑर्थो पैरा मिथाइल के जाएगा, जिसमें से ये बुरा है, क्यों? क्योंकि लाइन से 3 आ जाएंगे तो बुरा है, इसलिए इसको हटा दीजिए, यहां आ जाएगा। इसी के बजाय लास्टली अगर आपके पास मिथाइल है और अगर आपके पास एल्डिहाइड है, तब क्या होगा?
वेल तब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अब आप देखिए मिथाइल ये ऐसा है, कैसा? प्लस आई और प्लस एच, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है उसके हिसाब से। ऑर्थो और एल्डिहाइड का भी मेटा वहीं पर है, तो दोनों एक ही दिशा में पॉइंट आउट कर रहे हैं, वहीं चला जाएगा, खुश रहेगा। ऐसा आसान है, बिल्कुल आसान है। इतना सब पढ़ लिया तो यार तो क्वेश्चन करने बनते हैं। बताओ, सब्स्टिट्यूशन विल मेनली टेक प्लेस एट विच पोजीशन? आपके पास है OCH3 और NO2। OCH3 कैसा है? ये है एक्टिवेटिंग, और NO2 कैसा है? ये है डीएक्टिवेटिंग। NO2 बहुत तगड़ा है, वी डोंट केयर। OCH3 रिलीजिंग है, तो यहां ऑर्थो और पैरा पे जा सकता है, इस पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन से 3 ग्रुप नहीं होते, तो वो ऑर्थो वाला 2 या 4, 2 एंड 4 ये लोकेशन है जहां मेनली नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। ज्यादा कहां जाएगा? 2 पे या 4 पे? थोड़ा सा ज्यादा 2 पे जाएगा। क्यों? 4 पे इफ नथिंग माइनस आई इफेक्ट तो है NO2 का। NO2 एक भयंकर इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है, अच्छा लगेगा यार 4 पे जाके बैठ जाए। क्यों? 2 पे तो थोड़ी सी हालत खराब कर रहा है कौन? NO2। पर जाएगा दोनों, 2 पर भी और 4 पर भी। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एज पर OCH3 जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक और क्वेश्चन, अगर OCH3 और CH3 है, ये तो देखा था हमने, ज्यादा दोनों रिलीजिंग है पर ज्यादा शक्तिशाली है OCH3, तो उसका ऑर्थो और पैरा ये जाएगा नहीं। क्यों? लाइन से 3 ग्रुप लगते नहीं। ऑर्थो पैरा यानी कि 2 एंड 4 अगेन, जिसमें मेन है 2। क्यों? क्योंकि 2 पे माइनस आई कम है और प्लस आई ज्यादा, इसलिए अच्छी बात है। एक और, एक NO2 और एक साइनाइड है। ओ माय गॉड, कौन सा है? दोनों दमदार हैं, दोनों माइनस M ग्रुप्स हैं, तो किसके हिसाब से जाए? ज्यादा दमदार NO2 के हिसाब से, मेटा डायरेक्टिंग। 2 इज द आंसर। 2 नंबर पर? जी हाँ, 2 नंबर। ओह माय गॉड, ये क्या है? अरे शानदार है। सब्स्टिट्यूशन विल मेनली टेक प्लेस एट विच पोजीशन? अगर आपके पास, अब बहुत अच्छा रूल बोल रहा हूं, एक ध्यान से सुनना, अगर आपके पास बाइफिनाइल्स हैं या फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक्स हैं, क्या बोल दिया? अगर आपके पास बाइफिनाइल, बाइफिनाइल मतलब ऐसे 2 अलग अलग रिंग्स जुड़ी हुई हैं, बाइफिनाइल, टर्फिनाइल, कुछ भी, मतलब एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स हैं जो ऐसे जुड़ी हैं, और ये आपके पास फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक्स हैं, कंफ्यूज्ड फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक्स जैसे नैफ्थलीन है, तो ये सच है कि अगर कोई भी एक ग्रुप लग गया, जैसे यहाँ NO2 लग गया, तो दोनों पर असर डाल सकता है, पर ज्यादा असर उस रिंग पर पड़ता है जिससे ये डायरेक्टली अटैच होता है। NO2 का मेन असर उस पर पड़ेगा और दूसरे वाले पर है, इतना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। तो आप देखें, CO तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये किसे खा जाएगा? ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको कंगाल कर देगा। अच्छा, और ये O और NH किससे जुड़े हैं? ये इसके साथ में। वाओ, ये प्लस M है। जी हाँ, ये प्लस M है, और ये माइनस M है। जी हाँ, ये माइनस M है। तो नीचे वाली रिंग तो खत्म हो गई, बिल्कुल दो दो C डबल बॉन्ड हो, एकदम इलेक्ट्रॉन खींच लिया, खत्म कर दिया उसे। यार क्या बात करते हो तुम। और O और NH एकदम लबरेज कर देंगे रिंग को, किससे? इलेक्ट्रॉनों से एकदम लबालब भर देंगे। क्यों? दोनों शक्तिशाली प्लस M ग्रुप्स थे। अच्छा, और उधर तो एस्टर एस्टर एरामाइड बने हुए, कम शक्ति हो गई पर फिर भी है तो प्लस M। ज्यादा अच्छा कौन है, O या N? N ज्यादा अच्छी है। N के हिसाब से? जी हाँ, N के हिसाब से देखिए, ऑर्थो और पैरा। अच्छा, तो यहां तो कुछ होना नहीं है नीचे, बिल्कुल। तो क्या बच गया? 1 एंड 3। तो 1 और 3 इन लोकेशंस पर फेवर होगा। बिल्कुल शानदार, मेनली 1 एंड 3 पर। बढ़िया है, बिल्कुल। और लो कर लो बात, नैफ्थलीन आ गई थी। सब्स्टिट्यूशन विल मेनली टेक प्लेस एट विच पोजीशन ऑन नैफ्थलीन? 1 पे या 2 पे? आहा, ये बड़ा मजेदार है। आप देखिए, बताइए मुझे। एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आप एक काम करिए, इलेक्ट्रोफाइल एक बार 1 पर अटैच करिए, एक बार 2 पर अटैच करिए, दोनों के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए और गिनिए कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, गिनिए, देखिए। जेई में ये तक पूछा है कि कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऐसा बिल्कुल। आइए देखते हैं, आपके पास है टैंग टैंग टैंग।
आपको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स गिनने आते हैं? कहाँ से कहे थे ना आपने? मैंने तो बहुत कुछ सिखाया है, याद है आपको? आइए देखते हैं। एच और ई जुड़ा और यहाँ प्लस आ गया। अच्छा, बेंजीन रिंग, दो स्ट्रक्चर्स इसके। फिर क्या करेंगे? इसको यहाँ ले आइए। बेंजीन रिंग टिंग 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 प्लस यहाँ आ गया ये एच और ई। बेंजीन रिंग ये अलग से है, हाँ, और इस पे दो स्ट्रक्चर्स। ये क्या है बता चुका हूं पहले, रेफर करो। मतलब बेंजीन के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये है जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है ना, याद आया? ठीक। अच्छा, अब दोबारा बता देते हैं। हाँ, तुम करते हो गड़बड़ तो बोल नहीं पाता है। और क्या है? अब इसको देखिए, ये फिनाइल कैटायन है, ध्यान से देखिए। रिंग में जब उतरेगा प्लस चार्ज तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे डोलेगा, तीन और बनेंगे, टोटल 7 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसकी। 7, हाँ। कब? अगर अल्फा पोजीशन पर एक नंबर पर होगा सब्स्टिट्यूशन तो 7 नहीं, 2 नंबर पर हुआ तो, हाँ लाओ बात करते हैं। एच और ई, प्लस चार्ज यहां आया, दो स्ट्रक्चर्स। तो ध्यान से देखो, ये अगर यहां उतर गया रिंग में, हाँ जी, तो 3 स्ट्रक्चर्स और बनेंगे। बिल्कुल। कैसे? जैसे एग्जांपल दीजिए, देता हूं। मान लो ये पाई बोर्ड, ये प्लस चार्ज यहां आ गया, ऐसे इस तरह से ना। तो ये यहां गया, अब वो रिंग में जाके घूम सकता है अंदर, यहाँ पे इधर इधर घूम सकता है। ऑर्थो पे आया था तो पैरा और ऑर्थो पे आएगा तो दो स्ट्रक्चर और रहेंगे, तो ये 1 2 3 3 लिखे हैं। एक चीज और है, वो यहां भी जा सकता था। ओके, तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा? एच और ई और यहाँ प्लस चार्ज। अच्छा, अब तो ये एक और हो जाएगा 6। ओ माय गॉड, 6। जी हाँ, ये तो कम है। जी हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान रखना है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर भी इतना सा क्वेश्चन, एक जे क्वेश्चन रहा है। एक बार अल्फा पोजीशन पर पता है कि गिनो कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, तो हो सकता है अगली बार इसको गिनवा दें, कोई बड़ी बात नहीं, गिनवा सकते हैं। तो एक के साथ एक के 6 है। वन लोकेशन पर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 7 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। 2 अगर पे अटैक होगा तो 6 ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अल्फा पोजीशन, अल्फा, क्या बोल रहे हो अल्फा? अरे ये याद नालायक, तुम भूल जाते हो सब। अल्फा 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 अल्फा, इतनी बार क्यों बोल रहे हो? अरे चारों एक जैसी लोकेशन है भाई, ये चारों पोजीशन में से कोई भी एक पोजीशन कहलाती है अल्फा पोजीशन, और बचे हुए चारों में से कोई भी एक लोकेशन कहलाएगी बीटा लोकेशन। अच्छा, अल्फा पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बीटा पोजीशन। अभी अभी जस्ट हमने देखा है किसमें? नैफ्थलीन के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करके। डन डन। आइए चलो थोड़ा सा और देखते हैं। एक और बड़ा मजेदार शब्द है, क्या लोग प्यार से कहते हैं? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। क्या 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 बोला? इप्सो, इप्सो, कैसा अजीब सा नाम है। हाँ, जो भी है। ये क्या होता है? आज तक तो हम हाइड्रोजन हटाते आए हैं, हाँ। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप रिप्लेस हो जाए, हाँ हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता? तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, जैसे जैसे देखो, इलेक्ट्रोफल आया, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, और क्या हुआ? जी, और यहां ई लग गया। ओ माय गॉड। और फिर ये भी हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हाँ जी, और ई प्लस वापस निकल जाए। ये भी हो सकता था कि जी प्लस निकल जाए और ई रह जाए। ऐसा हो सकता है, हाँ, पर जी तो पहले से लगा था तो निकाल दिया, सब्स्टिट्यूशन है। ओरी बाबा, अगर ऐसा हो जाए, हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन मतलब एच डी और टी, उसके आइसोटोप्स वो सभी हाइड्रोजन माने जाते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप लगा हो, कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, खुद ऐड हो और पहले से जुड़े हुए ग्रुप को बाहर कर दे, तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये इप्सो है, जी हाँ, ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन है। ओ माय गॉड। ठीक है, देखिए, जैसे जैसे क्लोरीन है,
क्लोरीन और आयरन रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ये क्या है? FeCl3। अच्छा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन निकल सकता है? दो तीन तो बड़े प्यारे हैं। अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल, क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, तो टर्शरी ब्यूटाइल कटायन बन के निकल सकता है। जी हाँ। अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है सल्फोनिक एसिड या उसका सॉल्ट, तो वो SO3 बन के निकल सकता है। जी हाँ। और यही नहीं, अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है COO-, तो क्या वो CO2 बन के निकल सकता है? बिल्कुल। आप देखेंगे COO-, सल्फोनेट आयन और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये ऐसे हैं जिनका बहुत ही मजे से हो जाता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन। और अगर SO3H हुआ तो कोई बात नहीं, H+ की कोई हैसियत नहीं है, निकाल देते हैं जब चाहें। तो आपके पास है FeCl3 और क्लोरीन। हाँ जी। तो अब इसको देखिए, इसमें बेंजीन रिंग है, Br लगाया है, सल्फोनिक एसिड लगाया है। क्या सल्फोनिक एसिड को निकाल सकते हैं? निकाल तो सकते हैं, पर उसके लिए जरूरी था कि थोड़ा एक्टिवेट करके रखते। जैसे अगर फिनॉल होती तो मजे से सल्फोनिक एसिड को एक झटके में निकाल देते। यहां पर तो सिर्फ इतना होगा, दो ये डीएक्टिवेटिंग है, ये भी डीएक्टिवेटिंग है। हाँ जी। तो रोते पीटते सबसे पहले तो होना है क्लोरिनेशन। तो BrSO3H है, SO3H के मेटा और Br के ऑर्थो लगा सकते हो, क्लोरीन लगा दी। हाँ जी। और डीएक्टिवेट हो गया। फिर क्या किया? पानी H+ हीट। क्या किया? मैं करके दिखाता हूं आपको। यहां है Br, यहां है Cl, टैंग टैंग टैंग, और यहां SO3H था, और यहीं पर आपने H+ जोड़ दिया। कर सकते हैं, क्यों नहीं? H+ जोड़ सकते हैं, कौन रोकेगा हमें? और फिर ये हुआ, यहां से H+ निकाल लीजिए। अच्छा, फिर फिर होगा ये कि अगर ये इलेक्ट्रॉन आप निकाल के यहां दे दें, तो ये यहां जाएगा और कुछ ऐसा बन जाएगा। ओ माय गॉड, और SO3 निकल गई। जी हाँ, SO3 जस्ट निकल के चुकी है, जो कि पानी से रिएक्ट करके बना लेगी H2SO4 और कभी लौट कर नहीं आएगी। अच्छा, तो ये भी तो एक किस्म का इप्सो सब्स्टिट्यूशन है। जी हाँ, ये हर किस्म का, इनफैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट किस्म का इप्सो सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपको याद हो, हमने कहा था सल्फोनेशन रिवर्सिबल होता है, ये सल्फोनेशन का रिवर्स रिएक्शन है सेकंड स्टेप में। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। एक एग्जांपल एक दो और देता हूं आपको, अच्छे एग्जांपल है, आपको अच्छा लगेगा। ये तो है अपनी जगह बढ़िया है। इसी में अगर थोड़ा सा चेंज होता ना, क्या चेंज होता, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, मान लो मेरे पास ये Br की जगह OH लगा है और यहाँ SO3H लगा है। क्या आपने सुना है कि फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करती है? क्या देती है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अच्छा, तो यहां पर भी अगर Br2H2O डाल दूंगा तो बड़ा मजेदार रिएक्शन होगा। OH में यहां Br लगेगा, यहां Br लगेगा, तो है ही एक मजेदार काम और होगा, यहां भी लग जाएगा और H2SO4 बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा। जी हाँ, क्यों? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। शक्तिशाली OH लगा था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग था, उसने एक्टिवेट कर रखा था ऑर्थोपैरा को। ब्रोमीन आई, उसने कहा मतलब सब जगह अटैच होंगी, कोई है तो निकल जाए। निकाल दिया उसने सल्फोनिक एसिड को। ऐसे अगर COOH लगा होता फिनॉल में, तो वहां से CO2 निकल जाती। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल निकल जाती। डिकार्बोक्सिलेशन हाँ हो जाता, अगर ब्रोमीन वाटर डाल रहे थे तो। डन, एब्सोल्यूट। चलो, सो मच सो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। विशाल, भव्य और बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन IIDJ के लिए। अब दो छोटे छोटे रिएक्शंस हैं। कौन से? एडिशन और कंबशन। वाओ, ये क्या है? अब देखो मेरे साथ। एडिशन रिएक्शंस में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एक हाइड्रोजनेशन और एक हैलोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है? ऑफ कोर्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आप PDH2 डालें, हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, निकल कैटलिस्ट है, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन रोते पीटते दे देगा साइक्लोहेक्सेन। रोते पीटते क्यों? स्टेबल है, मुश्किल से हाइड्रोजनेट हो। इसी में अगर आपके पास पैलेडियम या प्लैटिनम था, तो लगभग आप 80 डिग्री टेम्परेचर भी ले लेंगे तो भी हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, बिकॉज प्लैटिनम एंड पैलेडियम आर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू निकल। एग्री? दैट्स इट। और हैलोजनेशन, ये भी मजेदार है, इसको देखिए। अगर
आप बेंजीन और क्लोरीन को मिलाएं और यूवी लाइट चमकाएं, हाँ धमाका होगा। क्या होगा? क्लोरीन ऐड हो जाएगी बेंजीन में एरोमेटिसिटी नष्ट करते हुए और आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अच्छा, समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड गैमेक्सीन। अच्छा, मजेदार बात है। या बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। ओके, कैसा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है रिएक्शन। लीस्ट इंटरेस्टेड क्या होता है? प्रोडक्ट याद रहे कि चीटी मारने के विष के तौर पे काम में आता है। लोग इसे चीटी मारने की दवाई बोलते हैं, दवाई नहीं जहर है ये, और आज भी चलता है, बढ़िया काम में आता है। देखिए आप, लोग उसका स्प्रे कर रहे हैं। हाँ, कीड़े मक्खी मच्छर मारने में बहुत मजा आता है लोगों को। सब जगह लोग गैमेक्सीन स्प्रे करते रहते हैं, दे लव इट, इट्स अ पॉपुलर इंसेक्टिसाइड। और कंबशन रिएक्शन, जला देंगे, आग लगा देंगे, क्या करोगे? अरे टेक इट इजी, है ना। If heated in air, benzene burns with a sooty flame. कोयला कार्बन धुआं निकलती हुई फ्लेम के साथ बेंजीन जलती है। सूटी का मतलब इसमें से सूट निकल रहा हो। सूट, सफारी सूट निकल रहे हैं? जी नहीं, उसका मतलब है उसमें से कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं, धुआं निकल रहा है। CO2 बनती है, H2 भी बनता है, ऑफ कोर्स। क्या है ये भाई साहब? जो है बेंजीन को जला रहे हैं। एक प्लैटिनम वायर है, बेंजीन को उस पर डुबोया, उसमें बेंजीन को डुबोया और आग पे रखा। वो जलती भी है और साथ में देखिए धुआं निकल रहा है, जिसको बताया सूटी फ्लेम। बहुत तसल्ली से उसे जलाते जा रहे हैं और अमृत पी के वो जल रहा है, ऐसा लग रहा है इतनी देर तक नहीं। आपको ज्यादा उसमें सप्लाई बेंजीन की रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट बेंजीन की टेस्ट ट्यूब में आग लगा दें, अगर भयानक है, खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन अगर कर दें तो आपको बहुत देर तक गंदा धुआं उगलता हुआ वो टेस्ट ट्यूब दिखेगा। बैड आइडिया, बट डोंट ट्राई इट आउट, बट देन इट इज पॉसिबल, इट्स ट्रू। क्वेश्चंस करेंगे आप। The major product of the following reaction is, oh my God, electrophilic aromatic substitution करने वाले हो? जी हाँ, क्या होगा इसमें? आइए देखते हैं। एस्टर है हमारे पास और AlCl3, तो क्या मिलेगा? Well, let's watch. अल्काइलेशन करेंगे, असाइलेशन। Well, जिसका कटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो बन जाएगा। अल्काइल कटायन या असाइल कटायन? आइए देखें। अगर ये यहां से टूट जाए, टिंग 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 टिंग, प्लस बना ले और OAlCl3 के साथ जुड़ जाए और ये अटैक करेगा बेंजीन को। डायरेक्टिंग नेचर कैसा है? OH के हिसाब से, OH का ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो बड़ा कंजेस्टेड है, पैरा पे जाएगा, यहां अटैचमेंट होगा। OH CH3, यहां CO और 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन और OH। क्यों? H कहां से है? H+ निकला ना यहाँ पे। जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो बेंजीन अपना खुद का जो H लगाए उसे H+ के तौर पे छोड़ेगी, वो H+ यहाँ निकल जाएगा, लग जाएगा। AlCl3 तो घर की चीज है, वापस छूट जाएगी। क्यों? कैटलिस्ट से दोबारा काम आएगा जी। ऐसे ऐसे, जी हाँ ऐसे। क्या ये OH दोबारा कहीं अटैच नहीं हो सकता? वे भी हो सकता था, पर फर्स्ट स्टेप में तो ये आ जाएगा आराम से, अच्छे से। आइए देखते हैं अगला सवाल। इट सेज the major product of the following given reaction is नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाइट्रेशन कराने वाले हो? सोच तो रहे हैं क्या होगा, आइए देखते हैं। डायरेक्टिंग नेचर कैसा है? वेल, ये भी अल्काइल ग्रुप है और ये भी। इसके हिसाब से यहां, यहां और यहां, हाँ जी। दूसरे वाले के हिसाब से भी यहां आना चाहिए, ठीक है। ये लोकेशन तो लाइन से आ जाएगी, तो ये तो रूल आउट हो गई। अब बचते हैं ये दो। यहां पर इतने बड़े ग्रुप के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ले देकर यही होना है जो होगा। क्या हो रहा है? वेल, नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। ऐसे देखा जाए तो ये भी बाहर निकाला जा सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। टर्शरी है, टर्शरी कैटायन बनकर निकल सकता था, पर ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, तो ये यहां पर अटैक नहीं करेगा। अटैक यही होगा, तो नाइट्रो यहां लगेगा। अब ठीक है, ऐसे, राइट। ये मेजर प्रोडक्ट है। Which of the following statements is are correct? देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन will give meta nitrotoluene on reaction with methyl chloride. Nitrobenzene does not undergo Friedel-Crafts reaction. In fact, Friedel-Crafts reactions में nitrobenzene is used as inert solvent because it does not react with Friedel-Crafts reagents. So this is a false. Incorrect है। हाँ।
क्लोरोबेंजीन विल गिव मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना रे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो। माइनस आई ज्यादा है इसलिए डीएक्टिवेटिंग है, प्लस एम है इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये भी फॉल्स है, जो फॉल्स हैं वो सही हैं, क्यों? इनकरेक्ट चुनना था। प्रोपाइल बेंजीन कैन easily be obtained on Fieldcraft's alkylation of benzene with N-propyl chloride। झूठ है ये, isopropyl chloride मिलेगा, ये गलत है। Toluene can be obtained in better yield। हाँ ठीक है। When excess benzene will react with, बिल्कुल ये सही है, बहुत सही, दिस इज ट्रू। बड़े अच्छे से एग्जाम्पल देखिए हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो ए बी सी गलत हैं तो सही आंसर है मार्केट। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्स इज। एक्स का मेजर प्रोडक्ट, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड है। हाँ जी, नाइट्रेशन होगा बिल्कुल, तो कहां जाएगा नाइट्रेशन? यहां, यहां या यहां हो जाएगा। और सबसे मेजर क्या होगा यहां पर? तो स्टेरिक हिंड्रेंस, थायोल नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस लिख रहा हूं, तो इधर जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ होगा और यहाँ नाइट्रो बनेगा। प्रोडक्ट तो लिखिए, लिख देते हैं जी आपके लिए, वैसे काफी होना चाहिए था। ये आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट ऐसे जी। हाँ, अरे ये तो एबीसीडी ऑप्शन भी है, और देखते हैं। यहां नोट लगा दिया, हाँ ये तो डीएक्टिवेटेड है, यहां नहीं लगेगा, यहां लगा दिया, हम बी अच्छा है, बी सही है। सी और डी ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल गलत। अगला क्वेश्चन जे का, द कंपाउंड्स PQ and S were separately subjected to nitration using nitrating mixture. The major product formed in each case respectively is। OH के हिसाब से जाएगा तो ऑर्थो और पैरा, ये हो सकता है। हाँ। और यहां पर ये ज्यादा अच्छा प्लस एम ग्रुप है, यहां पे आएगा प्रोडक्ट, और यहां पर ऑर्थो और पैरा यहां हो सकता है, इस पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस मतलब यहां ऐसे, यहां हो सकता है, यहां और यहां, ये नहीं, क्योंकि डीएक्टिवेटेड है। और देखें क्या क्या है ऑप्शन, NO2 लगाए हैं। एक काम करेंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ऑर्थो पैरा COH में इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी होता है। अब जेई ने दिया नहीं दिया, वो किस दर किस बेसिस पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले आओ, क्योंकि इसमें इप्सो का संभावना है, अपने को भय भी है, पहले Q और S के बेसिस पे एलिमिनेशन करते हैं। किसी में भी अगर यहां पर सब्स्टिट्यूशन कराया हुआ तो निश्चित गलत है, और अगर बल यहां पे कराया हुआ भी निश्चित गलत है। पहले Q और S से एलिमिनेशन करते हैं। पाप गलत है, महापाप गलत है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। पाप गलत है। पुण्य ये ठीक है, और नाइट्रो यहां ये भी ठीक है, ये तो ठीक है यार। सी तो संभव है, हाँ संभव है, बढ़िया है। और डी चारों में इप्सो तो कराया ही नहीं, तो डी ये ठीक है फाइन, ये ठीक है फाइन, ये गलत है, तो डी भी गलत है। तो भाई लोग आंसर एक ही था, वो सही था, देख लिया। डन। अगला देखते हैं, select the reactions in which the correct orientations have been mentioned in the major products। well, मिथाइल या Cl डीएक्टिवेटिंग है, मिथाइल एक्टिवेटिंग है। मिथाइल के हिसाब से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये लोकेशंस हैं, यहां आना चाहिए। ये ज्यादा होगा, Cl के हिसाब से कम होगा, ये सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। NHCOCH3 शक्तिशाली प्लस M है, तो यहां आना चाहिए। ये गलत बात है, ये कम कर दिया आपने, ना, ये ज्यादा होना चाहिए था, भी गलत है। सी में देखिए, एल्डिहाइड और OH, कौन डायरेक्टिंग नेचर किसका अच्छा है? OH का। OH के हिसाब से आना चाहिए, बिल्कुल। अगर OH के हिसाब से आना चाहिए तो आप देखिए OH का टिंग टैंग टोंग, ये आएगा ना, इससे तो ये ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। सी तो सही है, सही है बिल्कुल। और डी, ओ माय गॉड,
NO2 यहाँ लगा हुआ है, जी हाँ। अगला नाइट्रेशन यहाँ होगा, यहाँ, यहाँ या यहाँ, और सबसे अच्छा यहाँ। दो करा दिए, गलत है, बहुत गलत किया। ना 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 ना, बस हो गया। सदा बढ़िया क्वेश्चन था। आप देखिए अगला वाला, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन रिंग्स कंटेन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स? कितनों में है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? आइए देखते हैं। CH3 COO बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फिनाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। डीएक्टिवेटिंग यहां है, बस यही है। ABCD में तो B में है, और EFGH में ये है और ये है। तो FGH, BFGH, ये 4 डीएक्टिवेटिंग है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स कैन कॉज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस फास्टर देन बेंजीन? बेंजीन के मुकाबले एक्टिवेटिंग कौन है? ये है, हाँ, NR2 बिल्कुल, NO2 ना, NH3+ बिल्कुल नहीं, ये यस, नो, यस एंड यस। 1 2 3 4 5 6 6। The answer is 6 and 10. अगला क्वेश्चन, नाइट्रेशन टेक्स प्लेस एट विच पोजिशन ऑफ द गिवन कंपाउंड? कहां होगा नाइट्रेशन? देखते हैं। CMe3 CHMe2, बीच में तो नहीं होना, ठीक है। इतना बल्कि ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल के बाजू में भी नहीं होना, बिल्कुल। फिर कहां है? B या C ऑप्शन बचते हैं। अच्छा, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो B is the best option. The substitution will mainly take place at what position? Br+। अगर मोनोब्रोमिनेशन कराना है, एक ही Br लगाना है, तो कहां जाएगा? Well, अगर आप ध्यान दें, दोनों NH यहां से जुड़े हैं। There is no reason कि वो कहीं और जाए, इस पर तो नहीं जाएगा। क्यों? बुरा नहीं है ये, पर ये बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है दो तरफ से, तो फिर तो यही जाना चाहिए, ठीक है। बस एक बात बताऊं, एक टॉप सीक्रेट, क्या अगर ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो यहां का भी लालच कर सकते थे, पर ब्रोमीन को हैलोजन पसंद नहीं होते, सॉरी नाइट्रोजन पसंद नहीं होती। तो इसके हिसाब से 2 ऑर्थो और इसका पैरा सबसे अच्छे ये ग्रुप्स हैं। बेस्ट होगा 4 पर आएगा ब्रोमीन। ब्रोमिनेशन will take place at 4 best। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम रहेंगी, इसलिए। The major product of monobromination of the compound is, यहां पे क्या करेंगे? आप देखो, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग है। ये ज्यादा अच्छा है मिथाइल से, इसका ऑर्थो तो ब्लॉक्ड है, इसका पैरा ये है। अच्छा, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, यहां पर लग जाएगी Br। ओ माय गॉड, जी हाँ, भगवान को याद करने के बाद देख लीजिए, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चिन्ना सा कंपाउंड आपके सामने। A is the answer. Yes, indeed, A is the answer. बच्चा लोग, इसी के साथ ये कथा आज होती है यहाँ समाप्त, और इसी के साथ महान कथा हाइड्रोकार्बन्स की भी एक कंक्लूसिव पड़ाव पर आ गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखें तो शुरुआत में इतनी ही कर दी है 11th स्टैंडर्ड की, जहां तक बात। कई बच्चों ने ये जिज्ञासा व्यक्त करी है, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये कब खत्म होगा 11th का पोर्शन, क्या करेंगे हम? बच्चों, सारी चीजें डिलेड चल रही हैं। कौन सी? कोविड के कारण सारे एग्जाम्स, बड़े एग्जाम्स, जेई तक डिले हो चुका है बाय 3 or 4 months। आपने भी कोर्स कब शुरू किया था? आपने इस कोर्स को अप्रैल की शुरुआत में ज्वाइन नहीं किया था, यू स्टार्टेड इट अ लॉट लेटर। बहुत तसल्ली से पूरे भारत में जो बेस्ट प्रोग्राम हो सकता है उसको हम डिलीवर कर रहे हैं। ये एकेडमिक कंटेंट, ये फिनिश आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लोग इसका 25% बताकर अपने आप को लेजेंड घोषित कर देते हैं। तो आप तसल्ली से ढंग से पढ़ते रहें, जल्दी निपटाना इज नॉट द लक्ष्य। ऑल्दो हम टाइम बाउंड अपने तरीके से चल रहे हैं और बिल्कुल शेड्यूल पर चल रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। लेकिन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब देखते रहें, करते रहें, बिकॉज खुद ढंग से करेंगे, दैट इज द की टू सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम।
आप सिलेक्ट होंगे तो हम सफल हैं, हम सक्सेसफुल हैं। और आप सिलेक्ट तब होंगे जब आप पूरा मन लगाकर जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान लगाएंगे, ना कि हाय क्या हो गया काइंड ऑफ। ठीक। एक चीज और बता दूं, अगर आप कोटा ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो कोटा से ही हैं और लीड पोजीशन पर पढ़ाते रहे शुरुआत से वहां पे, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स का लगभग पूरा चंक जो हम लोग 12th में पढ़ाया करते थे, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हद तक डिलीवर कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको। अच्छा, तो आपको 12th में काफी कम टाइम लगेगा ऑर्गेनिक में रिलेटिवली, राइट? तो चलिए, इसी के साथ आज की कथा यहां समाप्त होती है। फिर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। आज बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।